प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बंदोबस्त करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने बलूचिस्तान के हालात को चीन के साथ दूरी पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। अमेरिका चीन की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, चीन ने दहशतगर्दों के खिलाफ मदद का भी ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के हालात खराब करके कौन क्या मकसद हासिल करना चाहता है, मसाइल का हल क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल तैयार। दूसरी जानिब JUI के नूर आलम खान ने तौहीन अदालत समेत दीगर बिल असम्बली में पेश करने की तैयारियां पकड़ ली। हुकूमत नई आईनी तरमीम क्यों करने जा रही है और इस बिल की मंजूरी के लिए ऑपोजिशन से मुकाबले की हिकमत अमली क्या अपनाएगी। इसके अलावा बात करेंगे निजकारी कमीशन ने गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी का रवायती रवैया अपना लिया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी से पीछे हटने लगे। निजकारी कमीशन के आला अफसरान के रवैयों ने बड़े सवालात को जन्म दे दिया। PIA को खरीदने में किसी गैर मुल्की कंपनी ने दिलचस्पी ना दिखाई। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली बांग्लादेशी कंपनी भी पीछे हट गई। सहर कामरान ने ब्यूरोक्रेसी की निजकारी का मशवरा दे दिया। कमेटी इजलास की अहम कहानी जो रऊफ क्लासा साहब की जुबानी सुनेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुआहिदा, ईरान का पाकिस्तान के खिलाफ सालसी अदालत में रुजू करने का फैसला। ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस जारी कर दिया। अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन करे सीनियर जर्नलिस्ट, दिफाई जर्नलिस्ट है कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इंटरनेशनल रिलेशंस पे जिस तरह से आपका एक एनालिसिस होता है एंड यू ऑलवेज हैव न्यूज़ अबाउट इट। तो जो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ है बलूचिस्तान में, नाहक खून बहाया गया है पिछले 1-2 दिनों में, इन तमाम वाकयात के ऊपर हमने देखा है एक इंटरनेशनल रिएक्शन या रिस्पॉन्स सामने आया है। एक तो बताइएगा कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया है, दूसरा इस रिस्पॉन्स को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, ये जो वाकयात हुए 25 और 26 अगस्त की रात और 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अंदर 10 अजला में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, बहुत गैर मामूली ये एस्केलेशन थी टेंशन्स के अंदर। और ख़ास करके मूसा खेल ज़िले के में जहाँ पे 23 मासूम अफराद को उनके शनाख्ती कार्ड दे करके कत्ल कर दिया गया। तो नेशनली जो पाकिस्तान के एलाइज हैं, बाकी जो दुनिया है, मजम्मत की गई है उसकी। और जो लीडिंग कंट्रीज उसमें चीन ऑफ कोर्स उनकी तरफ से मजम्मत की गई है। ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि ऑफर भी किया गया है कि पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में जो भी काउंटर टेररिज्म के लिए एफर्ट्स हैं वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। फिर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका की तरफ से भी मजम्मत की गई है और उन्होंने कहा है कि वो हर तरह की जो दहशतगर्दी है उसकी मजम्मत करते हैं और लवाहिकीन के जो लवाहिकीन है उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी रिएक्शन, तुर्की, ईरान, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। तो ये रिएक्शन जो है ऑब्वियसली ये फितरी है गिवन द फैक्ट कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर मासूम जानों का ज़िया हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ओवरऑल रिएक्शंस देखें और ये भी देखें किसकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया, वैसे अगर आप देखें जिस तरह भारत है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। और नेचुरली जो बलूचिस्तान के अंदर ये वाकयात हुए हैं, एक तो दाखिली ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं ही हैं। बलूचिस्तान के अंदर कई दहाइयों से हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन क्लियरली जो उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है और फिर जिस दहशतगर्द ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की है, यकीनी तौर पर जो रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो सर्टनली ये एक नया चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान का इशू तो वैसे भी पहले था, लेकिन जिस तरीके से ये एस्केलेशन हुई है दैट इज़ ऑफ कोर्स अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा कामरान, ये बताइए कि हमने इंटरनल रिएक्शन भी देखा इसके ऊपर, जिस तरह से आज वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दिया कि अब कोई भी किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी और एक सख्त तरीके से सख्त ऑपरेशन के तौर पर जवाब दिया जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी कितनी यूज़फुल है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ये एक एस्केलेटेड स्टेट है? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, उससे पहले वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट है और बाकी जो सियासी रहनुमा या हुकूमत के ओहदेदार बयानात दे रहे हैं, कोई नई बात उसके अंदर नहीं है। इसी तरह के जब बड़े दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो आम तौर पर हुकूमत की तरफ से इसी तरह के बयानात सामने आते हैं। बलूचिस्तान वाला जो मामला है, जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली ये दहशतगर्दी वाला मामला भी है, इसमें काफ़ी
लॉन्ग स्टैंडिंग डीप रूटेड इश्यूज हैं, और इसके बारे में ऑब्वियसली एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये जो वाक़यात हुए हैं, शायद जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में या एक ऑल आउट ऑपरेशन या ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं ताकि उनके वो मकासद हासिल हों। तो बलूचिस्तान का जहाँ तक मामला है, आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकत का इस्तेमाल है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो अंडरलाइन इश्यूज हैं, जो कॉजेज हैं, उनको एड्रेस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मुझे तो लगता है कि एक रेटरिक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इसी तरह के बयानात ये गवर्नमेंट हो या इससे पहले की हुकूमतें हों, वो बयानात देती रही हैं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें हमें बिल्कुल बेहतरी देखने को मिली नहीं है। और उसमें एक फैक्टर ऑफ कोर्स ये भी है कि शायद पूरी तरह से अदराक भी नहीं है जो इस्लामाबाद में बैठे जो लोग हैं, और वैसे भी आई थिंक हम अपने मीडिया की भी अगर बात करें, जब बहुत बड़ा कोई वाक़या होता है तो तब ऑफ कोर्स ज़रूर उसको डिस्कस किया जाता है, अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया और अदरवाइज मीडिया में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के बारे में डिस्कशन नहीं की जाती। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही थी, तो आज उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है सर वहाँ पर क्वेटा में। उन्होंने कहा ये बलूचिस्तान का मसला जो है ये तो एक उसके SHO की मार है सर, ये तो SHO ठीक कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। हाउ डू यू सी दैट? मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं किस बयान दिया है, अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ पे एरियाज़ हैं जिनको A कैटेगरी या B कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहाँ पर तो वैसे बेशतर जो बलूचिस्तान के अजला हैं जहाँ पर ख़ास करके अनरेस्ट है, वहाँ पर तो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी अजला में इलाकों में थाने एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ वो थाने एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो लेवीज फोर्स हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। तो ये आई थिंक ये शो करता है कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस इशू। अगर वाकई ये एक SHO के लेवल पर इशू हल होना होता तो कब का हल हो गया होता। तो आई थिंक इस तरह के बयानात से गुरेजी करना चाहिए, आई डोंट नो। और अगर उनको लगता है कि ये एक SHO की मार है तो फिर वो लगाते हैं फिर SHO अपनी मर्जी के, और वो देख लेते हैं हम कि उनको ये लगता है। और जैसे मैंने कहा कि ये कोई इतना आसान इशू नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, और यकीनी तौर पर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इतना ओवर स्ट्रेच हो रही हैं, जहाँ से लोग, ये भी बड़ा एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान तो रकबे के एतबार से एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर हर तरह के जो दहशतगर्द जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी हासिल है। जब सवाल लोग करते हैं कि कच्चे के इलाके में हम जो डाकुओं से डील तो कर नहीं सकते, तो बलूचिस्तान में क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है? और आई होप के जो मैजिक वॉन्ड हो उनके पास, जो मोहसिन नकवी साहब के पास, उनके पास कोई प्लान होगा। बट आई थिंक ये उनका बयान जो है वो समझ से बालातर है, और इतना कैजुअल तरीके से कहना जी कि SHO की मार है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो फिर बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं, बलूचिस्तान की अवाम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन आए। तो अगर एक SHO से वो अमन आ सकता है तो गुड इनफ। ये आपका ख्याल है वो सीरियस ये बात कह रहे थे, लाइटर मूड में कह रहे थे, मतलब बनता तो नहीं है कोई, ये जिस तरह का वाक़या हुआ, इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई है, हर पाकिस्तानी का दिल इस वक्त मतलब रो रहा है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे इनोसेंट वहाँ पे फैमिलीज हैव बीन रुइंड। तो उस वक्त जब आपके मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर क्वेटा में खड़े होकर कैमरों के सामने वज़ीर आला के साथ खड़े होकर ये कहेगा कि ये तो सिर्फ एक SHO की मार है, वो ठीक कर सकते हैं, तो पंजाब में जैसे आपने हवाला दिया, मैं वही पूछना चाह रहा था, वहाँ पर तो चले कोई इस तरह के ऑपरेशन नहीं चल रहे, वहाँ पर इन्होंने अपने 16 पुलिस वाले जो हैं वो बेचारे वो मरवा दिए, वो शहीद करवा दिए, वो 16 फैमिलीज़ का, जहाँ पर 1 साल खुद ये वज़ीर आला रहे हैं सर, वहाँ पर अभी भी उनके लगाए हुए IG साहब बैठे हुए हैं सर। तो ये पंजाब में तो इनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ SHO के जरिए, लीव अलोन के फोर्सेस के ऑपरेशन से होता, तो क्वेटा में खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं, मतलब वन शुड लॉ फॉर अगर कराए, क्या कहे बंदा इस पे, इंटीरियर मिनिस्टर के इस बयान पे सर? आई थिंक इस पे रोना ही चाहिए, लम्हा फिक्रिया है। और वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है या ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि उनके पास PCB के चेयरमैन भी हैं, क्रिकेट का हाल हमें पता है, फिर वज़ीर दाखिला हैं, वो भी उनके अंडर वॉच जो कुछ हो रहा है, और इस तरह का बयान जो है वो इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको, शायद मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहना शायद यही चाह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एक बाएं हाथ का खेल है, कि जैसे एक SHO किसी मसले को हल कर देता है कि कोई
डराना धमकाना है, तो उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि पूरा कई दहाइयों से वहाँ पर एक इशू चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ पर, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस जो भी वहाँ पर दहशतगर्द गिरोह हैं उनको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उसमें कामयाब नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि आई थिंक जी ये बात करें, आप कुछ कह रहे थे कमरा। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि शायद मोहसिन नकवी साहब के बारे में जितना जो भी है व्हाटएवर उनकी कैपेबिलिटी है, आई डोंट नो क्या है, शायद लोग जानते भी हैं क्या उनकी क्या वजह है कि आई थिंक थोड़ा सा उनको थोड़ा ग्राउंड अप होना पड़ेगा। मतलब वो लगता है उनको ये है कि शायद आपके राइट जगह पे कनेक्शन है तो आप जो मर्जी करेंगे तो वो हो जाएगा, बट अभी तक उनकी कारकर्दगी जो है जिस चीज़ में उन्होंने हाथ डाला है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही तसल्ली बख्श है। और इस मौके के ऊपर इस तरह का बयान मतलब नॉन सीरियस देना, अनलेस आपके पास कोई बड़ा फुल प्रूफ प्लान है फिर तो और बात है। तो आई थिंक ही शुड रीविजिट हिज स्ट्रेटजी। अच्छा, वही वाली बात जरा कि बलूचिस्तान में एफसी है और हमारे मतलब फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और जैसे आपने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी जानें भी दे रहे हैं सब कुछ, और बिलियंस ऑफ रुपीज़ का बजट है जो हर साल जाता है इसी लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए। उनका ये कह देना कि जनाब कि सिर्फ एक SHO साहब इस मसले को हल कर सकते हैं, ठीक कर देंगे, ये उन तमाम जितने भी हमारे वहाँ पे फोर्सेस के जवान हैं या दीगर लोग ड्यूटीज़ दे रहे हैं इतने मुश्किल टेरेन में, ये उनके लिए ये डिसहार्टिंग होगा कि जनाब कि ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं ये तो इस बात को कुछ समझते नहीं है कि हम कितने मुश्किल हालात में ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी जानें दे रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, ये तो समझते ही कुछ नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात है तो इतना बड़ा बजट बचाया जा सकता है, इतनी बड़ी जानें बचाई जा सकती हैं अगर एक SHO जो है बलूचिस्तान के मसले को हल कर सकता है। ये उनके लिए क्या मैसेज है सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक इस चीज़ को जो मुझे लगता है कि वज़ीर दाखिला ने एक बिल्कुल ये बताने की कोशिश की कि ये तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। ठीक है, आप पब्लिकली एक शो करना चाहते हैं कि जी कोई हम इस इशू को हल कर लेंगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पूरा जो बलूचिस्तान है उसमें खून की होली खेली गई है। 10 अजला के अंदर दहशतगर्दों ने जो तबाही मचाई है, और यकीनी तौर पर आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, FC के लोग हैं, फौजी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, बड़ी जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मुश्किल टेरेन है। आप और कई हमने माजी के अंदर ऐसे वाकयात देखे हैं कि कैसे वो एम्बुश करते हैं उस इलाके में, तो वर्चुअली कई ऐसा एरियाज है वहाँ पे नो गो एरियाज हैं। तो आई थिंक समबडी शुड नहीं, इससे ये साबित होता है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया जाता, उनको बलूचिस्तान के इशू की बेसिक्स का पता नहीं है, इसकी डिटेल्स नहीं जानते कि वहाँ पे किस तरीके के किन मुश्किल हालात में हमारी फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। मतलब ये जो उनका बयान है ये मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग कि इसका मतलब किसी ने प्रॉपर ब्रीफ ही नहीं किया उनको बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और प्लस ये मतलब इस मुल्क में कहना तो नीचे इतने बड़े 2 वाक़यात हुए, इसके बाद तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब को खुद पंजाब में 16 पुलिस वाले हमने देखे वो बेचारे वहाँ पे एम्बुश हुए हैं, वहाँ पे डाकुओं के हाथों कच्चे के, अभी यहाँ पे हुआ है। कोई और इंटीरियर मिनिस्टर होते तो उनको तो मेरा ख्याल अच्छी खासी उनसे सवाल और जवाब होने चाहिए थे, अगर खुद भी वो इस्तीफ़ा ना देते, लेकिन कोई ना कोई तो कहता उनको कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं और आपके होते हुए चीज़ें हो रही हैं। और वो पंजाब जहाँ पर आप 1 साल वज़ीर आला रह कर आए हैं और वहाँ क्वेटा में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो मसला नहीं है तो इतनी हमारे वहाँ थाउजेंड्स ऑफ जवान डिप्लॉयड क्यों हैं? आई थिंक उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, किसी और मुल्क में होता या कोई और वज़ीर दाखिला होता तो एटलीस्ट उनकी बड़ी बास पुरस होती, लोग उनसे मुतालबा करते कि आप मुस्ताफ़ी हों। लेकिन यहाँ पर आई थिंक जो मोहसिन नकवी साहब हैं, एवरीबडी नोज के क्या उनका कनेक्शन, तो शायद वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी या इन तमाम बातों से ऊपर समझते हैं और इसीलिए कैजुअल जो रिमार्क्स हैं वो देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका किसी ने क्या बिगाड़ लेना है। तो ये आई थिंक एटीट्यूड ठीक नहीं है। आई थिंक जब आप इतनी अहम पोजीशन पर हों और एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान को जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है, बड़े सीरियस चैलेंजेस आपको उनसे फेस करना है, तो एटलीस्ट वी नीड एन इंटीरियर मिनिस्टर जो सीरियसली चीज़ों को वो देखे। और वो बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि 1 रोज़ पहले दर्जनों मासूम जो शहरी हैं, उसमें फौजी जवान हैं, सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं, वो शहीद हुए हैं।
और आप उस इशू को इतना लाइटर वे में करें कि ये तो कोई जैसे कोई गांव का, ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है, ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप सीरियस नहीं है इतने इशू को लेकर। अच्छा सर, ये बताएं कि चाइना जो ऑफर करता है पाकिस्तान को मनी टाइम्स कि हम आपको हेल्प देने को तैयार हैं ये काउंटर टेररिज्म के लिए, और चाइनीज़ बेचारे बहुत सारे विक्टिम्स बने हैं, KPK हूँ, ट्राइबल एरियाज हूँ, बलूचिस्तान हूँ, तो पाकिस्तान उनसे लेता क्यों नहीं है? मतलब फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन से हमने सपोर्ट ली हुई है वार एंड टेरर पे, वाई नॉट द चाइनीज़ के चाइनीज़ अगर हमें हेल्प कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों लेने से शाय ऑफ है? उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत सारे और भी टेक्निक्स होंगे जिसमें जैसे ये 9/11 के बाद अमेरिकन ने मदद की थी पाकिस्तान की बहुत सारी यहाँ पे, तो इसी तरह शायद अमेरिकन भी कर सकते हैं, सॉरी चाइनीज़ भी कर सकते हैं सर। नहीं, चाइनीज़ के साथ देखें, एक तो इशू इसमें यह है कि चाइनीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव, क्योंकि जो मेरा अपना मानना है कि इस तरह की कोऑपरेशन बिल्कुल दोनों मुल्कों के दरमियान है। आई थिंक 10-12 साल के अंदर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। अगर आप पाकिस्तान की अब जो डिफेंस और इस तरह की जो प्रोक्योरमेंट है अगर आप वो देखें तो उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम अमेरिका और मगरिब के बजाय अब चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसलिए पब्लिक भी नहीं आती कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज ऑफ अदर सेंसिटिविटीज, तो चाइना जो है डेफिनेटली बहुत सी ऐसी जो इक्विपमेंट है, ऐसे आलात हैं, इंटेलिजेंस और अदर, आई थिंक जो पाकिस्तानी और चीन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है। एंड गिवन द फैक्ट कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी के वाकयात हैं, ये जितना पाकिस्तान के को हर्ट कर रहा है उतना ही चीन को हर्ट कर रहा है। तो ये चीन भी ऑफ कोर्स चाहता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो। अच्छा, अगर वो बेहतर नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम चीन की बात कर रहे हैं। अभी आज ही खबर आई है सर कि सऊदीज जो है वो रेकोटेक में $80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। नाउ दे आर एंटरिंग इनटू बलूचिस्तान। क्या रिएक्शन आएगा वहाँ पे? वो इसी तरीके से देखेंगे और वही वो एक्ट करेंगे जैसे चाइनीज़ के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे रिएक्ट किया, या सऊदीज के हवाले से आप डिफरेंटली इसको देखते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्लाउड एंड डिफरेंट स्टैंडिंग। अब सऊदीज भी आ रहे हैं सर बलूचिस्तान में, वो अपना रेकोटेक इज आपको पता है बिग प्रोजेक्ट सर, तो इसको कैसे आप इसको देखते हैं? आई थिंक ये अगेन चैलेंज होगा, क्योंकि जो बलूचिस्तान अगेन मैंने कहा कि बहुत ही वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। ठीक है कि जहाँ तक चीन की बात है वहाँ पर जो बलूचिस्तान में ये खास करके दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनका एक खास एक व्यू है, और जिस तरह ये मजीद ब्रिगेड और फिर उनके पीछे ऑब्वियसली फॉरेन फोर्सेस भी हैं जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, अंडरमाइन करना चाहते हैं चीन के इंटरेस्ट को। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब अगर वहाँ पर सरमायाकारी करेगा तो वो सऊदी अरब को भी स्पेयर करेंगे, क्योंकि जो मेन असल में वहाँ पर इशू है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के एनिमीज हैं और पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं वो किसी भी तरह से बलूचिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहते। और जो हमें पता है कि बलूचिस्तान के अंदर बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो यकीनी तौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव होती है, वहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात कम होते हैं, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा। जैसे इस केस के अंदर रेकोटेक की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सऊदीज के लिए भी डेफिनेटली ये मुश्किल होगा। और यू नेवर नो कि ये जो कुछ गुज़श्ता 2 दिनों में इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये वाकयात हुए हैं, इसका मकसद ही यही है कि ना सिर्फ चीन बल्कि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है अगर वो सरमायाकारी करना चाहेगा तो उसके लिए वहाँ पे सरमायाकारी करना इतना। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कामरान के जो ग्रेट गेम जिसका हमने इस खित्ते में सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है, आपने भी हम सब ने, वो अफगानिस्तान से शिफ्ट हो के पाकिस्तान या ये बलूचिस्तान तक पहुँच गए, कि वहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट पावर्स जो हैं उनके ह्यूज इंटरेस्ट हैं, जिसमें शायद हम बाज़ सैंडविच भी हो जाते हैं, जैसे अमेरिकन का है, जिसमें हमने देखा है कि चाइनीज़ हैं, अब उसमें सऊदीज़ ऑफ कोर्स हमारे उसके मदद को आ रहे हैं, चाइनीज़ भी आए हैं कि पाकिस्तान को वहाँ बलूचिस्तान में सपोर्ट दी जाए। इंडियंस के अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अफगानिस्तान के हमने माजी में देखे वो अलहदा एक था। तो डू यू थिंक कि अब ये ग्रेट गेम उधर शिफ्ट हुई है इसलिए वहाँ पे वाक़यात में और टेररिज्म में और इन चीज़ों में तेज़ी आ रही है वहाँ पर? बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है, मैं आइडेंटिफाई तो नहीं करूँगा, एक वेस्टर्न कंट्री के एम्बेसडर थे, अब तो पाकिस्तान में नहीं है, तो उन्होंने कुछ साल पहले गवादर का दौरा किया था, और जब मैंने उनसे पूछा रिगार्डिंग गवादर तो उन्होंने ये कहा, बड़ी स्ट्रेंज बात की, उन्होंने कहा कि मैंने गवादर को विजिट किया है, एयरपोर्ट भी देखा है,
मुझे तो वो एक एयर बेस से ज्यादा और कुछ नहीं लगा। मतलब जो उनका सस्पेशन है कि जो मगरिब समझता है कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आड़ में यहाँ पर अपनी नेवल बेस बनाना चाहता है, और जो उनके इत्तेहादी हैं वो भारत हो या बाकी जो लोग हैं, तो उसमें बेसिकली इंसर्कल करना चाहता है। तो अगर आपका माइंड सेट ये हो कि उनको ये लगता है कि चीन के यहाँ पर मिलिट्री अजाइम है, तो यकीनी तौर पर जो दूसरी साइड है उसको काउंटर करने के लिए एफर्ट करेगी। इंडिया के केस में अगर आप देखें, जैसे चीन का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव के अंदर वो बड़ा है, अगेन कि वो मालदीव ऐसा एरिया है जहाँ से शिपिंग लेन है बहुत। नहीं, बल्कि इंडियन तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इंडियन तो ब्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कू हुआ हसीना वाजिद साहबा को हटाया गया, उसके पीछे वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ का एक रोल है। जो वो तो खैर अमेरिकन को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर भी खाते में डाल रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी, भाई हमारे तो अपने इतने मसले हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, तो हमने क्या जाके बांग्लादेश में रिवोल्ट करानी थी और हमने उनको हटाना उसमें करना। वो तो उनको भी वहाँ पे चाइनीज़ को ब्लेम करते हैं हसीना वाजिद। और क्या इंटरेस्टिंग वैसे ये जो बात कह रहे हैं ना कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो एट द सेम टाइम वो अमेरिका को भी ब्लेम कर रहे हैं, वो चाइना को भी, चीन पे भी इल्जाम लगा रहे हैं और पाकिस्तान पे भी। तो ये इसका मतलब है अगर भारत की बात मान ली जाए तो ये तीनों मुल्क सेम पेज पे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनका जो थीसिस है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वहाँ पे एक जेन्युइन अपराइजिंग थी शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, एंड जो इंडिया की हेजेमनी थी वो पपेट समझते थे शेख हसीना वाजिद को। तो इसलिए ये जो बांग्लादेश वाला भी मामला है, वहां पर भी यकीनी तौर पर एक प्रो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट वो गई है, तो चीन डेफिनेटली चाहेगा कि उनका असर रसूख बढ़े। लास्ट क्वेश्चन सर, ये अभी आज खबर आई है, खालिद मुस्तफ़ा साहब है हमारे न्यूज़ के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं सर, कि ये ईरान ने एक लास्ट नोटिस सर्व किया है पाकिस्तान को। वो जा रहे हैं जनाब, आपने हमारे साथ पाइपलाइन के जो मुआहदे किए थे और आपने अभी तक अपनी लाइन नींव बिछाई, आपने खिलाफ वर्जी की है, जो आपके जुर्माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये मेरे लिए थोड़ा सा आई थिंक सरप्राइजिंग है। जब आपको याद होगा इब्राहिम रईसी, फिर उनका अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर हादसे में फिर इंतकाल हो गया, पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, और ये इशू बिल्कुल एक सीरियस इशू था उस वक्त भी, क्योंकि ईरान का कसूर नहीं है। ज़ाहिर है कि जो हमने मुआहदा किया था उसके तहत 2014 तक हमने ये पाइपलाइन कंप्लीट करनी थी। ईरान का ये दावा है कि उन्होंने अपनी साइड पर लाइन बिछा दी है, जबकि पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया। और पाकिस्तान का व्यू ये था कि क्योंकि खदशा ये है कि अगर हम पाइपलाइन बिछाएंगे तो पाकिस्तान पर जो इंटरनेशनल और ख़ास करके अमेरिका की सैंक्शंस लग सकती हैं। लेकिन जब इब्राहिम रईसी आए थे तो उस वक्त भी फिर दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट, और फिर पाकिस्तान ने कि 80 किलोमीटर का जो एक पैच है गवादर तक, वो पाकिस्तान गवादर से लेके और वो जो बॉर्डर है उनका ईरान का, वो वहाँ तक वो बिछाएगा ताकि पाइपलाइन एटलीस्ट बॉर्डर तक ले जाया जाए। और उसका पर्पस भी यही था कि कल अगर ईरान सालसी के लिए जाता है तो एटलीस्ट पाकिस्तान के पास एक रीजन हो। लेकिन इन बिटवीन ऑब्वियसली कोई उस पर काम नहीं हुआ। सो मेरे लिए थोड़ा सा ये हैरान कुन बात है, क्योंकि मुझे उस वक्त यही पता चला था कि ईरान ने अश्योर किया था पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान की मजबूरियां भी समझता है और शायद इस मामले को सालसी के लिए ना लेके जाए। लेकिन लगता ये है कि शायद इन महीनों के दौरान जो पाकिस्तान ने फैसला किया था उसमें फिर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ऐन मुमकिन है कि शायद एक आखिरी कोशिश ईरान कर रहा हो पाकिस्तान को पुश करने की कि एटलीस्ट अगर कुछ ना कुछ तो वो हिलजुल करें, कुछ काम तो करें। क्योंकि एक व्यू ये है कि अगर हम सिर्फ पाइपलाइन बॉर्डर तक ले जाते हैं तो उससे तो कोई सैंक्शंस नहीं लगती, तो एटलीस्ट हम वो काम तो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बट एटलीस्ट अगर वाकई ईरान जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक और सीरियस चैलेंज होगा, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पेनल्टी बनती है कोई $18 बिलियन की बनती है। बहुत शुक्रिया कामरान, आपका थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो कौमी असम्बली की प्राइवेटाइजेशन कमेटी की मीटिंग हुई कल, क्लास साहब उसमें खुद मौजूद थे, उसके हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स के हवाले से क्या बात हुई और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो किस तरह की हरकतें कर रहा है और क्यों नहीं इनकरेज कर पा रहा इन्वेस्टर्स को। इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।